My dear students, so today we will discuss the sample paper number 2, class 12th biology. The question 1 is which one of these is not included in biodiversity hotspot of India? यानी कि जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उनमें से कौन सा हमारे पास बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट नहीं है? वेस्टर्न घाट, हिमालयाज, इंडो बर्मा एंड नॉर्थ इंडियन प्लेन्स। तो अगर हम बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स की बात करें तो हमारे पास हिमालयाज, वेस्टर्न घाट और इंडो बर्मा रीजन जो है ये हमारा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में आता है। तो करेक्ट आंसर इज़ नॉर्थ इंडियन प्लेन्स, ये बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के अंदर नहीं आते हैं। सेकंड क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच डज नॉट गिव द डिफाइंड एक्शन ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव। कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, इनमें से पूछा हुआ है कि इनमें से कौन सा एक्शन जो है वो कॉन्ट्रासेप्टिव से मैच नहीं करता। कॉन्ट्रासेप्टिव्स डिवाइसेस वो होती हैं जो कि यूज़ की जाती हैं प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने के लिए। तो फर्स्ट में इन्होंने लिखा हुआ है ऑप्शन ए में हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव प्रिवेंट एंड रिटार्ड एंट्री ऑफ द स्पर्म, प्रिवेंट ओवुलेशन एंड फर्टिलाइजेशन। सेकेंड ऑप्शन में है वासेक्टमी प्रिवेंट द स्पर्मेटोजेनेसिस। देखो फर्स्ट ऑप्शन में है हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स प्रिवेंट करती हैं एंट्री ऑफ द स्पर्म, बिल्कुल ठीक लिखा है, ये एंट्री स्पर्म को रिटार्ड कर देती हैं, वो ओवुलेशन को प्रिवेंट करती हैं, स्पेशली जो जो ओरल पिल्स होती हैं वो ओवुलेशन को प्रिवेंट करती हैं, फर्टिलाइजेशन को भी ये प्रिवेंट करती हैं। सेकंड है वासेक्टमी प्रिवेंट द स्पर्मेटोजेनेसिस। बेटा स्पर्मेटोजेनेसिस होती है स्पर्म्स का बनना, तो वासेक्टमी स्पर्मेटोजेनेसिस को प्रिवेंट नहीं करती है बट स्पर्म्स को जाने नहीं देती है यूरिनोजेनिटल ट्रैक के अंदर। तो ये ऑप्शन जो है, जो ऑप्शन बी है, ये गलत दिया हुआ है, यानी कि ऑप्शन बी ही हमारा आंसर होगा। बैरियर मेथड में दिया है कि दे प्रिवेंट द फिजिकल मैटिंग ऑफ द ओवम एंड द स्पर्म। हाँ जी, बैरियर मेथड यही करते हैं कि फिजिकल मैटिंग नहीं होने देते हैं ओवम एंड स्पर्म की। फिर इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस के लिए लिखा हुआ है कि दे इंक्रीज द फैगोसाइटोसिस ऑफ द स्पर्म, स्पर्म की मोटिलिटी को कम कर देती हैं और फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को भी कम कर देती हैं। तो करेक्ट ऑप्शन जो है हमारे पास वो बी है, हमें इसमें से जो गलत था वो चूज़ करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ऑब्जर्व द डायग्राम ऑफ द PBR 322 एंड सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट को हमें सिलेक्ट करना है और हमें ये डायग्राम दिया हुआ है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन में हमारे पास है 8 रिस्ट्रिक्शन, फर्स्ट ऑप्शन में हमारे पास है 8 रिस्ट्रिक्शन साइट्स आर शोन इन द डायग्राम। डायग्राम के अंदर 8 रिस्ट्रिक्शन साइट्स हैं, हम काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये बात करेक्ट है यहाँ पर कि डायग्राम में 8 हैं। उसके बाद 4 रिस्ट्रिक्शन साइट हैव नो कंसर्न विद लूजिंग ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। देखो जो रिस्ट्रिक्शन साइट एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के अंदर आएगी, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जो स्पेस है, जैसे कि ये टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन है, यहाँ पर एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है, जो इनके अंदर आएंगी वही क्या करेंगी, वही उनका कंसर्न होगा कि वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन के साथ एसोसिएटेड होंगे। अगर उन रिस्ट्रिक्शन साइट्स के ऊपर हम जीन ऑफ इंटरेस्ट को एंटर करवाते हैं तो वो रिस्ट्रिक्शन जो रेजिस्टेंट एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है वो वहाँ से उसकी एक्टिविटी को लूज़ कर देता है। तो ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन के पास नहीं है, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, तो ये बात भी करेक्ट है। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास कि इफ़ PVU सेकंड एक्ट ऑन इट्स रिस्ट्रिक्शन साइट देन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द PBR 322 विल बी लॉस्टेड। बात कर रहे हैं PVU सेकंड की, तो PVU सेकंड तो है ही नहीं हमारे रिस्ट्रिक्शन, है ही नहीं हमारे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन के अंदर। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन के अंदर BAM-H1 है, ASAL1 है, PST1 है, PUV1 है, ये सब है। तो अगर PUV2 के ऊपर हम यहाँ पर जीन ऑफ इंटरेस्ट को एंटर करवाते हैं तो ये कोई भी टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन या एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट जीन की एक्टिविटी नहीं जाएगी, क्योंकि एक्टिविटी जब जाएगी जब इनके अंदर जो साइट हैं उन साइट पर हम जीन ऑफ इंटरेस्ट को एंटर करवाएंगे, तो जो है इंसर्जनल एक्टिवेशन होता है, अदरवाइज़ नहीं होगा। तो करेक्ट ऑप्शन जो है हमारा आंसर जो है वो सी है, क्योंकि हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट पता करनी थी। तो ये यहाँ पर बोल रहे हैं कि PBR 322 की जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट एक्टिविटी है वो लॉस्ट हो जाएगी अगर हम PUV सेकंड पर अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट को एंटर करवाते हैं। लेकिन जब PVU सेकंड हमारा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन के पास ही नहीं है तो ये एक्टिविटी लॉस नहीं होगा।
फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ है, इफ़ द फॉरेन डीएनए इज लाइगेटेड एट द BAM-H1 साइट एम्फिसिलिन रेजिस्टेंस विल कंटिन्यू। तो ये बोल रहे हैं अगर BAM-H1 के ऊपर हमने यहाँ पर BAM-H1 के ऊपर अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल दिया तो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन के पास ये BAM-H1 साइट आती है हमारी, तो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन की एक्टिविटी चली जाएगी, एम्पिसिलिन की नहीं जाएगी। तो ये बात भी इन्होंने यहाँ पर ठीक लिखी हुई है। तो करेक्ट ऑप्शन जो इनकरेक्ट ऑप्शन है इसमें वो सी है, तो सी इनकरेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पर। ना नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, बायोगैस इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द ब्रेकडाउन। वन, हमने ये देखना है कि किसके ब्रेकडाउन से बायोगैस प्रोड्यूस होती है, बाय द ब्रेकडाउन ऑफ द बायोमास विद द हेल्प ऑफ द बैक्टीरिया। सेकंड में हमने बैक्टीरिया बताना है, तो बैक्टीरिया जो है वो हमारा मिथेनोकोकस है और एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंदर जो बायोगैसेज हैं वो प्रोड्यूस होती हैं, तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, एल्डरली पीपल आर एडवाइज टू गेट द इन्फ्लुएंजा वैक्सीन एवरी ईयर, ईच ईयर द डिफरेंट टाइप ऑफ द फ्लू वैक्सीन हैज़ बीन मेड। अब ये बोल रहे हैं कि जो एल्डरली पीपल होते हैं ना उन्हें इन्फ्लुएंजा वायरस की वैक्सीनेशन हर ईयर के लिए बोला जाता है, और हर साल जो ये फ्लू हैं अलग अलग तरीके की वैक्सीन बनाई जाती है फ्लू के अगेंस्ट। तो ऐसा क्यों किया जाता है? देखो बेटा, जो इन्फ्लुएंजा है, इन्फ्लुएंजा जो डिजीज़ है, जो फ्लू है, ये किसी वायरस की वजह से है। वायरस जो होते हैं ना, बैक्टीरिया के कंपैरिजन में वायरस की जो म्यूटेशन की पावर होती है, कैपेसिटी होती है, वो बहुत फास्ट होती है। वायरस बहुत जल्दी म्यूटेट कर जाते हैं। तो एक बार अगर आपने किसी पर्टिकुलर वायरस के जेनेटिक मटेरियल के अगेंस्ट आपने एक वैक्सीन बना ली है, लेकिन अगर वो जेनेटिक मटेरियल में म्यूटेशन आ गई है तो जो हमने प्रीवियस वैक्सीन बनाई थी वो काम नहीं करेगी, तो हमें कोई और वैक्सीन बनानी पड़ेगी। तो एक्चुअल में यही पूछना चाहते हैं ये कि जो हर साल हम अलग अलग टाइप की वैक्सीन बना रहे हैं किसी फ्लू के अगेंस्ट, वो क्यों बनाते हैं? तो फर्स्ट ऑप्शन है, डिफरेंट वायरस अटैक द डिफरेंट पीपल ऑफ द एजेस एंड सो ईच ईयर एज द पॉपुलेशन एजेस न्यू वैक्सीन मस्ट बी प्रोड्यूस। ऐसा कुछ नहीं है। वैक्सीन्स आर अनस्टेबल एंड कैन नॉट बी स्टोर मोर देन 1 ईयर, ये भी नहीं है। द बॉडी लर्न टू डिस्ट्रॉय द एंटीबॉडी मेड अगेंस्ट द वैक्सीन, सो न्यू टाइप ऑफ वैक्सीन इज़ नीडेड फॉर ईच ईयर, ये भी बात नहीं है। फ्लू वायरस चेंज द जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट सो रैपिडली दैट द वैक्सीन अगेंस्ट दैम रैपिडली बिकेम ऑब्सोलेट। दिस इज़ करेक्ट ऑप्शन। ये बोल रहे हैं कि वो इतना जल्दी अपना जेनेटिक मटेरियल चेंज करते हैं कि जो हमने वैक्सीन बनाई है वो उनके अगेंस्ट वर्क ही नहीं कर पाती है, तो इसलिए हमें वैक्सीन भी नई बनानी पड़ेगी जो नए म्यूटेटेड वायरस के अगेंस्ट वर्क कर पाए। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास, इन द ग्रासलैंड इकोसिस्टम इफ़ the number of primary producers are approximately 6 million, the number of top carnivore which may be supported by them will be। अगर आपके प्रोड्यूसर 6 मिलियन हैं तो बट ऑब्वियस है कि इससे कम आपके टॉप कार्निवोर होंगे। तो इसमें अगर हम ऑप्शन देखें 60 मिलियन भी नहीं हो सकते, 30 मिलियन भी नहीं होते और सेम भी नहीं हो सकते, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3 मिलियन होगा। क्योंकि अगर आप सेम प्रोड्यूसर्स लोगे और सेम कार्निवोर का नंबर लोगे तो हमेशा हर लेवल पर 10% एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है, तो टॉप कार्निवोर लेवल पर इतनी एनर्जी ही ट्रांसफ़र नहीं कर पाएंगे अगर हम टॉप कार्निवोर भी 6 मिलियन ले लेते हैं। तो हमें जो टॉप कार्निवोर हैं वो फूड चेन में कम लेने होंगे अगर हम प्राइमरी प्रोड्यूसर्स के साथ उन्हें कंपेयर करते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन इज़ 3 मिलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ जेनेटिक कोड। इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी जेनेटिक कोड की नहीं होती है? तो देखो, डीजेनरेसी इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड ऑलमोस्ट यूनिवर्सल होता है, जेनेटिक कोड के अंदर कोई ओवरलैपिंग नहीं होती, और नॉन एम्बिग्यूस होता है जेनेटिक कोड, एम्बिग्यूस नहीं होता है। तो ऑप्शन बी जो है वो इनकरेक्ट है और ये प्रॉपर्टी नहीं है जेनेटिक कोड की। देखो बेटा, अगर हम जेनेटिक कोड की बात करें तो जेनेटिक कोड की प्रॉपर्टी है नॉन एम्बिग्यूस होना। यानी कि नॉन एम्बिग्यूस होने का क्या मतलब है कि जो एक कोडोन है वो एक स्पेसिफिक अमाइनो एसिड को ही कोड करता है, ठीक है। दिस इज़ नॉन एम्बिग्यूसी। एक कोडोन को पता है कि उसे कौन सी अमाइनो एसिड को कोड करना है। और डीजेनरेसी का मतलब होता है, डीजेनरेसी भी प्रॉपर्टी आपसे कई बार पूछ ली जाती है। डीजेनरेसी का मतलब होता है कि एक अमाइनो एसिड को एक से ज़्यादा कोडोन कोड कर सकते हैं। एक अमाइनो एसिड को एक से ज़्यादा कोडोन कोड कर सकते हैं, दिस इज़ डीजेनरेसी। एक कोडोन एक ही अमाइनो एसिड के लिए स्पेसिफिक होता है, दिस इज़ नॉन एम्बिग्यूसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? द विंग्स ऑफ द बर्ड्स एंड इंसेक्ट आर होमोलोगस ऑर्गन।
बर्ड्स की जो विंग हैं और इंसेक्ट की जो विंग है क्या वो होमोलोगस हैं? होमोलोगस होते हैं जिनका ओरिजिन सेम हो लेकिन फंक्शन क्या हो, डिफरेंट हो। तो ये ऑप्शन ठीक नहीं है हमारा। ह्यूमन हैंड एंड बर्ड्स विंग आर एनालोगस। एनालोगस वो होते हैं जिनका ओरिजिन अलग हो लेकिन फंक्शन सेम हो। तो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो नॉट करेक्ट। ह्यूमन हैंड एंड बैट विंग्स आर एनालोगस। एनालोगस होते हैं जिनका ओरिजिन अलग हो। ह्यूमन हैंड का और बैट की जो विंग है उनका ओरिजिन सेम होता है। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास, फ्लीपर्स ऑफ द पेंगुइन एंड डॉल्फिन आर द एनालोगस ऑर्गन। ये करेक्ट है। एनालोगस ऑर्गन होते हैं बेटे जिनका फंक्शन सेम होता है लेकिन उनका जो ओरिजिन है वो डिफरेंट होता है। तो फ्लीपर्स है जो पेंगुइन के अंदर, उनका ओरिजिन डिफरेंट है और डॉल्फिन का ओरिजिन जो है वो डिफरेंट है। नेक्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन है हमारे पास, वायरल डीएनए आफ्टर बीइंग कन्वर्टेड इनटू वायरल आरएनए। वायरस के अंदर कोई डीएनए है, अगर उसे आरएनए में कन्वर्ट कर दिया जाए, वायरल डीएनए आफ्टर बीइंग कन्वर्टेड फ्रॉम वायरल आरएनए बाय द एक्स। यानी कि वायरल आरएनए था हमारे पास, वायरल आरएनए को वायरल डीएनए में कन्वर्ट कर दिया गया है और इसको कन्वर्ट करने वाला कोई एंजाइम है वो एक्स है। इनकॉर्पोरेटेड इनटू द होस्ट जीनोम टू अंडरगो रेप्लिकेशन। ये 8 से क्वेश्चन पूछा हुआ है बेटा। जैसे कि अगर हम सेंट्रल डॉग्मा की बात करें तो डीएनए से डीएनए का बनना इज रेप्लिकेशन, डीएनए से मैसेंजर आरएनए का बनना इज ट्रांसक्रिप्शन, मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन का बनना इज ट्रांसलेशन। लेकिन अगर मैसेंजर आरएनए से वापस डीएनए बना जाए तो दिस विल नॉट फॉलो द सेंट्रल डॉग्मा। तो मैसेंजर आरएनए से अगर हम डीएनए बनवाते हैं, आरएनए से अगर हम डीएनए बनवाते हैं तो दिस इज़ नोन एज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। इसको हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के लिए रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम इज रिक्वायर्ड। तो करेक्ट ऑप्शन इज डी। और जो ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है ये होता है एड्स के केस में। जो HIV वायरस होता है उसका जो जेनेटिक मटीरियल होता है वो आरएनए होता है। तो आरएनए हमारी बॉडी में कैसे एंटर करेगा? आरएनए हमारी बॉडी में एंटर करके रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की हेल्प से डीएनए बनाता है और उस डीएनए को हमारे टी हेल्पर सेल्स के साथ क्या कर देता है, ज्वाइन कर देता है और उसके बाद अपनी रेप्लिकेशन करवाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट? IUD वंस इंसर्टेड नीड नॉट टू बी रिप्लेस। ऐसा कुछ नहीं है, इनकी कुछ डेट होती है उसके बाद ये रिप्लेस करनी होती है। IUD जनरली इंसर्टेड बाय द यूज़र इटसेल्फ। नहीं, हमें कोई प्रैक्टिशनर, नर्स या डॉक्टर की ज़रूरत होती है। IUD इंक्रीज द फैगोसाइटोसिस ऑफ द स्पर्म इन द यूट्रस। दिस इज करेक्ट आंसर। IUD स्प्रेस द गैमेटोजेनेसिस। जी नहीं, IUD गैमेटोजेनेसिस को स्प्रेस नहीं करती है, गैमेट्स बनने देती है अच्छे से। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है इसके अंदर की जो IUDs होती हैं वो फैगोसाइटोसिस इंक्रीज कर देती हैं स्पर्म की, और एक तो फर्टिलाइजेशन नहीं होने दे रही हैं और दूसरा IUDs जो होती हैं इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस जो होती है वो इम्प्लांटेशन को प्रिवेंट करती हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारे पास, ऑन द रॉकी कोस्ट ऑफ द स्कॉटलैंड द लार्जर एंड कॉम्पिटेटिवली सुपीरियर बार्नेकल बैलेनस dominates in the intertidal area and exclude the small barnacle कैथेमेलेनस फ्रॉम द जोन। विच काइंड ऑफ इंटरेक्शन इज बिंग डिपिक्टेड इन दिस एग्जाम्पल? ये बोल रहे हैं कि एक स्पीशीज़ ने डोमिनेंस शो किया एक पर्टिकुलर जोन में और दूसरी स्पीशीज़ को वहाँ से क्या किया, निकाल दिया। दिस इज़ कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूशन, कि अगर एक रिसोर्स पर दो स्पीशीज़ इकट्ठा फीड कर रही हैं तो कंपटीशन होगा उनके बीच में और एक को निकाल दिया जाएगा। तो दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ कंपटीशन, ये कंपटीशन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द पॉपुलेशन ऑफ एन इंसेक्ट स्पीशीज शोज एक्सक्लूसिवली इंक्रीज इन द नंबर ड्यूरिंग द रेनी सीजन फॉलोडेड बाय इट्स डिसअपियरेंस इन द एंड ऑफ द सीजन। व्हाट इज दिस? ये बोल रहे हैं कि एक स्पीशीज़ है वो बहुत जल्दी ग्रो की, अगर वहाँ पर रिसोर्स जो थे अच्छे खासे थे, उसके बाद वो डिक्लाइन कर गई। ठीक है, सो दिस इज़ बेसिकली जे शेप्ड कर्व। ये जे शेप्ड कर्व का एग्जाम्पल है आपका किसी भी पॉपुलेशन का, कि वो एकदम मैसिवली ग्रो करती है और उसके बाद फिर ग्रो ही नहीं कर पाती। यानी कि अगर रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, अनलिमिटेड हैं, तो वो ग्रो करेगी और उसके बाद फिर वो अगर रिसोर्सेज ख़त्म हो जाते हैं तो फिर वो ग्रो नहीं कर पाती है। तो द फूड प्लांट्स मैच्योर एंड डाई एट द एंड ऑफ द रेनी सीजन, ये नहीं होगा। द पॉपुलेशन जे शेप ग्रोथ फॉलो करती है, इसलिए वो इस तरीके से ग्रो कर रही है। दिस इज़ द करेक्ट आंसर। एस शेप्ड भी नहीं है, सिग्मोइड नहीं है, सिग्मोइड कैरिंग कैपेसिटी तक रहता है। द पॉपुलेशन ऑफ इट्स प्रीडेटर इंक्रीज, नहीं, ये भी ऑप्शन गलत है, तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है, कैस्मोगैमस फ्लावर रिक्वायर pollinating agents or clistogamous flowers does not require, does clistogamous flower do not expose their sex organ?
ये बोल रहे हैं क्लिस्टोगैमस फ्लावर क्लोज फ्लावर होते हैं और वो अपने सेक्स ऑर्गन को एक्सपोज नहीं करते। कैस्मोगैमस फ्लावर ओपन फ्लावर होते हैं। तो जो ओपन फ्लावर होते हैं उनके अंदर क्रॉस पॉलिनेशन हो सकता है, यानी कि वहाँ पर अगर क्रॉस पॉलिनेशन करवाना है तो हमें पॉलिनेटिंग एजेंट्स की ज़रूरत होगी। तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, लेकिन स्टेटमेंट बी ए का जो है कोई करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास बी होगा। माउस इज़ द मोस्ट प्रेफर्ड मैमल फॉर द स्टडी ऑफ जीन ट्रांसफ़र। रीज़न क्या है? बिकॉज दे पोजेस द फीचर लाइक शॉर्ट ऑयस्टर साइकिल, गेस्टेशन पीरियड एंड रिलेटिवली शॉर्ट जनरेशन टाइम, प्रोडक्शन ऑफ द सेवरल ऑफस्प्रिंग पर प्रेगनेंसी। यहाँ पर पूछा गया है, जब भी हम मॉडल पूछा क्या गया है, बायोटेक में बताया ही गया है कि जब भी हमें कोई मॉडल ऑर्गेनिज्म यूज़ करना है एक्सपेरिमेंट्स के लिए तो हम माउस को यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि उसका जेस्टेशन पीरियड स्मॉल होना चाहिए, उसका ऑयस्टर पीरियड स्मॉल होना चाहिए, एक ही बार में बहुत सारा सैम्पल साइज़ मिल जाना चाहिए, बहुत सारे ऑफस्प्रिंग्स पैदा हो जाने चाहिए और शॉर्ट जनरेशन टाइम होना चाहिए, यानी कि पैदा होने का टाइम भी कम होना चाहिए। सो बोथ आर करेक्ट। सो ऑप्शन ए, यानी कि ए एंड आर बोथ आर करेक्ट एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द ए। नेक्स्ट है हमारे पास द पेयरिंग एंड सेपरेशन ऑफ द पेयर ऑफ क्रोमोसोम वुड लीड टू द सेग्रीगेशन ऑफ पेयर ऑफ फैक्टर दे कैरिड। रीजन है टू अलील्स ऑफ अ जीन लोकेटेड ऑन सिमिलर साइट ऑफ द नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम। देखो रीजन में क्या दिया हुआ है, टू अलील्स ऑफ अ जीन पेयर, एक जीन है उसके दो अलील्स हैं, दे आर लोकेटेड ऑन सिमिलर साइट ऑन नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम। नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होते हैं? जो एक जैसे ना हो, लेकिन हमेशा एक जीन के दो अलील होमोलोगस क्रोमोसोम्स पर ही लोकेटेड होते हैं। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट बट बी इज़ रॉन्ग, सी ऑप्शन हो जाएगा। ए में क्या दिया हुआ है, पेयरिंग एंड सेपरेशन ऑफ पेयर ऑफ क्रोमोसोम वुड लीड टू द सेग्रीगेशन ऑफ पेयर ऑफ फैक्टर, यानी कि अगर क्रोमोसोम सेग्रीगेट होंगे तो इनके ऊपर जो जीन लगे हुए हैं वो भी क्या हो जाएंगे, सेग्रीगेट हो जाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास एलिमिनेशन ऑफ कॉम्पिटिटिवली इंफीरियर स्पीशीज इन द क्लोजली रिलेटेड or otherwise similar group is known to be competitive exclusion principle. If the two species compete for the same resources, they could avoid the competition by choosing different time for the feeding or different frozen pattern. देखो ये कंपटीशन से, गॉस प्रिंसिपल से और रिसोर्स पार्टीशनिंग से क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो इन्होंने पहली स्टेटमेंट में दिया है कि अगर कोई इन्फीरियर स्पीशीज़ है उसको एलिमिनेट कर दिया जाता है अगर वो एक रिसोर्स पर दो स्पीशीज़ फीड करती हैं, तो विच इज़ करेक्ट। सेकंड ऑप्शन में ये दिया हुआ है अगर दो स्पीशीज़ एक ही जगह पर एक ही रिसोर्स पर फीड कर रही हैं लेकिन वो अपने बीच के कंपटीशन को अवॉइड कर सकती हैं अगर वो अपने फीडिंग के पैटर्न को चेंज कर लें। दिस वन इज़ ऑल्सो करेक्ट बट आर इज़ नॉट द एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। थैंक यू स्टूडेंट्स।